हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। तो आज हम बात करने वाले हैं मैक्स वेवर के थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी के बारे में। अच्छा, इस थ्योरी को जानने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैंने मैक्स वेवर की ही आइडियल टाइप्स, सोशल एक्शन, इसके बारे में वीडियोस पहले से ही बना चुकी हूँ। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियोस को देख सकते हैं, और अगर वो वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो आप उन्हें लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और अपने साथ वाले जो भी पढ़ने वाले हैं आपके, उनको शेयर भी कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आखिर थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी है क्या? ब्यूरोक्रेसी होती क्या है? किस तरह से हम देखते हैं उसको, और वेबर ने उसके बारे में क्या कहा था, और इसके डिसएडवांटेज एडवांटेज इसके बारे में भी समझेंगे। इसको समझने से पहले एक बात और बता देती हूँ मैं आपको। मैंने आपको अथॉरिटी, पावर, इसके बारे में भी पुराने वीडियो में बता रखा है। तो अगर आगे कुछ आता है इससे रिलेटेड तो आप उसको देखने से पहले पहले पुरानी वीडियोस को भी देख लीजिए। तो थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी होता क्या है? आखिर व्हाट इज ब्यूरोक्रेसी? ब्यूरोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट बाई गवर्नमेंट रन बाई डेस्क, यानी कि एक ऐसी सरकार या फिर एक ऐसा प्रशासन में बैठे हुए व्यक्ति जो एक डेस्क से बैठकर सरकार को चला रहे हैं या प्रशासन को चला रहे हो। ठीक है, वी यूज दिस टर्म टू रिफर टू द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन हो जिसमें कुछ प्रिंसिपल्स भी हैं इन गवर्नमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन, एक सरकारी प्रशासन में। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी जो वर्ड है कहाँ से आया है देखते हैं। ब्यूरो का मतलब, ब्यूरो जो वर्ड है वो उसका मतलब है डेस्क और ऑफिस। ठीक है, कोई डेस्क या फिर एक ऑफिस से मतलब है। और फ्रेंच वर्ड है एक, और क्रेटोस यानी कि क्रेसी, जो क्रेटोस है ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है रूल और पॉलिटिकल पावर। मतलब रूल करना या फिर एक राजनीतिक पावर, पॉलिटिकल पावर। ठीक है, इस वर्ड को किसने दिया था सबसे पहले? जो कि फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे हमारे, जैक्स क्लाउड मेरिडी गॉड ने, इन्होंने एक वर्ड, इस वर्ड को दिया था, कॉइन किया था कब? 1712 टू 1759, 1712 से 1759 में उन्होंने अपना काम किया है, जिसमें एक वर्ड को दिया था जो कि है ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी क्या है? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर विथ मल्टीपल लेयर एंड प्रोसीड्यूर्स, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो कि जटिल संरचना है, बहुत सारी मल्टीपल लेयर्स हैं और प्रोसेस भी होती है इसमें। जैसे कि हम समझ सकते हैं कि कोई भी एक, मान लीजिए हमारे ऊपर राज हो रहा है या फिर हमारे ऊपर कुछ रूल्स आ रहे हैं। ठीक है, कोई भी एक्ट आ रहा है, कोई भी रूल्स आ रहे हैं हमारे ऊपर, तो कैसे आ रहे हैं? पहले सेंट्रल लेवल पर उसके बारे में बात होगी, उसके बाद स्टेट लेवल पर उसके बारे में बात होगी, फिर डिवीजन लेवल पर वो बात होगी, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उसके बाद ब्लॉक लेवल पर, उसके बाद एक विलेज लेवल पर। तो क्या है, एक मल्टीपल लेयर्स भी है यहाँ पर, और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी है जिसमें बहुत सारे लोग हैं, ऊपर से बैठे हुए लोग हमारे ऊपर हमें कुछ रूल्स और रेगुलेशंस भी दे सकते हैं। इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है एक। ठीक है, एन एडमिनिस्ट्रेशन दैट गवर्न्स एनी लार्ज इंस्टीट्यूशन इन द प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक सेक्टर। अच्छा, जैसे ब्यूरोक्रेसी के बारे में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ये आता है कि कोई एक आईएएस हो, या हो सकता है कोई एक आईपीएस हो, ये बैठे हुए लोग हैं, ये ब्यूरोक्रेट हो गए, यही ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए रूल एंड गवर्न कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे दिमाग में आता है। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि हमारे केवल गवर्नमेंट सेक्टर में ही हमें ब्यूरोक्रेसी को देखने को मिलता है। ब्यूरोक्रेसी एक मतलब कि हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हैं, लोग उसमें उनके काम भी बटे हुए होते हैं, और एक ऑर्गेनाइजेशनल यानी सिस्टमैटिक वे में काम कर रहे हैं, है ना? तो वो चीज़ हमें प्राइवेट सेक्टर में भी तो देखने को मिलती है ना। ऐसा तो है नहीं कि केवल पब्लिक सेक्टर में ही देखने को मिल रही है। जैसे कि हम एक देख सकते हैं, कोई प्राइवेट मान लीजिए कोई एक कंपनी है या कोई इंस्टीट्यूट है, उसमें क्या है, सबसे पहले एक सीईओ होगा, फिर डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, उसके बाद मैनेजर, सीनियर मैनेजर और जूनियर मैनेजर, इस तरह से भी डिवाइड होगा। उसके बाद कुछ क्लर्क, पियोन, स्वीपर, सिक्योरिटी गार्ड, इस तरह से सभी लोग मिलकर इस ऑर्गेनाइजेशन को बना रहे हैं, और उन सबके काम भी डिवाइड है, और रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ उसको अपने काम को कर रहे हैं। ठीक है ना, उस प्राइवेट सेक्टर को भी चला रहे हैं। तो वहाँ भी जो एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है वो भी हमारा प्राइवेट सेक्टर में हो रहा है, तो वहाँ पे भी ब्यूरोक्रेसी देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है ना कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में ही
ना देखने को सिर्फ पब्लिक सेक्टर में ही देखने को मिल रही हो। अच्छा, इसका हिस्टोरिकल है और प्रेजेंट व्यू, यानी कि अभी के टाइम की और पुराने व्यू के टाइम की भी बात कर लेते हैं। आखिर मतलब पहले क्या था, आखिर पहले कोई ब्यूरोक्रेसी थी या नहीं थी, और प्रेजेंट यानी मॉडर्न टाइम के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, ब्यूरोक्रेसी जो है वो कोई ऐसा तो है नहीं, कोई एक नया टर्म है। ब्यूरोक्रेसी जो है हमेशा से चला आ रहा, क्योंकि पहले के टाइम में भी एक बहुत बड़ा साम्राज्य होता था, उसको चलाने के लिए एक राजा यानी कि उसका हेड होता था। उसने भी कुछ काम को बाँट रखे होते थे, यानी कि उस प्रशासन यानी कि उस राज्य को चलाने के लिए कोई एक, मान लीजिए, वित्त मंत्री हो गया, एक सेनापति हो गया हमारा, और एक वज़ीर हो गया, इस तरह से एक, मान लीजिए, टैक्स कलेक्ट करने के लिए हो गया कोई, एक जो उनकी आर्मी है उसको देखने के लिए कोई हो गया। इस तरह से सभी लोग अपने-अपने काम कर रहे हैं, और राजा जी का जो साम्राज्य है उसको भी चलाने में अपनी मदद कर रहे हैं। ऐसा तो था ही ना पहले भी। लेकिन वो बेस किस पे था? पर्टिकुलरिज़्म और फ़ेवरेटिज़्म, नेपोटिज़्म। इन वर्ड्स पे हम लोग ध्यान देते हैं। पर्टिकुलरिज़्म क्या होता है? मतलब फ़ेवरेटिज़्म से रिलेटेड है, जहाँ मतलब हो सकता है राजा जी ने अपने किसी सगे-संबंधी, या हो सकता है अपने किसी रिश्तेदार को ही रख लिया हमने, कोई अपने जान-पहचान को, मतलब जिसके पास हमारी ऐसा ना हो कि कोई क्वालिटी भी है, लेकिन हमने उसको फिर भी रखा हुआ है। होता है ना, नेपोटिज़्म में हम लोग अक्सर देखते हैं कि लोगों के पास कोई ऐसी क्वालिटी भी नहीं है। मान लीजिए एक वित्त मंत्री बनाना हुआ उन्होंने, लेकिन उसके पास क्या ऐसी क्वालिटीज़ हैं? नहीं है। अगर फिर भी रख लिया, लेकिन जिसके पास क्वालिटीज़ थीं, वो बेचारा रह गया उस टाइम। तो ये सब चीज़ें थीं पहले। काम का बँटवारा भी हुआ करता था, ऐसा नहीं है कि काम का बँटवारा नहीं है, वही सब हमारी ब्यूरोक्रेसी के अंदर ही आ रहा है। लेकिन उसको मॉडर्न वे में क्या है, एक टेक्निकल वे में बात करें तो हमें एक डेफ़िनेशन देखने को मिलेगी, और उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होंगे, उनके बारे में बात करेंगे। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, जो कि वेबर ने ही दिए थे। मॉडर्न टाइम में क्या है कि वर्क जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुका है, क्योंकि अब वर्क में वैरायटी भी तो आ चुकी हैं, एक काम में बहुत सारी वैरायटी आ चुकी हैं। उन वैराइटीज़ को पूरा करने के लिए इंडिविजुअलिज़्म भी हो चुका है। वर्क में एफिशिएंसी लाने के लिए हमें हर एक में काम का बँटवारा भी करना पड़ रहा है, और लोगों में एक्सपर्टाइज़ यानी कि स्किल देखनी पड़ रही है। दे उसी को देख के ही तो काम होगा ना अच्छा। सिस्टमैटिक वे ऑफ प्रोसीड्यूर, यानी कि सिस्टमैटिक वे में काम हो रहा है, प्रोसेस जो हो रही है हमारी। राइज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का भी राइज़ हो चुका है, इसलिए इस प्रेजेंट टाइम में जो है बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं, जो कि ब्यूरोक्रेसी में वर्क कर रहे हैं और हमारा प्रशासन या शासन को चला रहे हैं। अच्छा, जो पर्टिकुलरिज़्म वर्ड आया था, इसका मतलब देख लेते हैं यहाँ पर। एम्प्लॉइज़ वर हायर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द फैमिली रिलेशंस और कनेक्शंस। एम्प्लॉइज़ जो हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको हमने हायर किया है बेसिस किस बेस पे, कि हमारे फैमिली रिलेशन है उन पे और कनेक्शन है। हो सकता है हमारा खुद का बेटा हो, हमारा जान पहचान रिश्तेदार का कोई हो। फेवरेटिज्म वॉज देयर, यानी कि हमें जो पसंद है हमने उसको केवल रख लिया, ना कि उस बेस पर कि किसमें क्वालिटी है और किसमें क्वालिटी नहीं है। एक्सक्लूसिव अटैचमेंट टू वंस ओन ग्रुप और पार्टी और नेशन, यानी कि हमारा एक एक्सक्लूसिव, हमारा खुद का पर्सनल उसके बायस होगा ना, तभी तो हम किसी को रखेंगे। जब हमारा खुद का पर्सनल बायस होगा, यानी कि एक्सक्लूसिव अटैचमेंट है हमारा, कि हाँ भाई मुझे ये पसंद है, हमने इसको ही रख लिया, चाहे फिर उसमें वो गुण हो या ना हो चलाने के। देयरफॉर वेबर वांटेड अ मोर रैशनल अप्रोच। तो वेबर क्या चाहते थे? एक रैशनल अप्रोच, जिसमें क्या है कि रैशनल क्या हो गया, जिसमें रीजनिंग करने की क्षमता हो, काम चलाने की इफिशियंसी हो, ठीक है, उसमें वो गुण भी होने चाहिए। वो चाहते थे कि रैशनल अप्रोच उनकी हो। रैशनल अप्रोच से ही तो वर्क को हम लोग और ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं, है ना? तो मैक्स वेयर की ब्यूरोक्रेसी के बारे में बात कर लें पहले, कि आखिर उन्होंने क्या बात की थी इसके बारे में। वेवर रोट द टर्म, यहाँ पे टर्म होगा ये, ना कि टर्म, टर्म 20th सेंचुरी व्हेन जर्मनी वाज अंडरगोइंग इट्स इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो वेबर ने कब लिखा था? ये 20वीं शताब्दी में लिखा था, जब जर्मनी जो था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था। वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बहुत सारी लग चुकी थी, वहाँ पर वर्क बहुत ज़्यादा होने लगा था, बहुत सारा प्रोडक्शन हो रहा था। उस प्रोडक्शन को सँभालने के लिए और उस प्रोडक्शन को सही तरीके से सिस्टमैटिक वे में करने के लिए जो इंडस्ट्रीज़ लग रही थीं, उसको देखने के लिए वेबर ने इस टर्म को दिया था। ठीक है, कब दिया था? 20वीं शताब्दी के आसपास। टू हेल्प जर्मनी, जर्मनी की मदद करने के लिए मैनेज इट्स ग्रोइंग इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज एट अ टाइम व्हेन इट वाज
स्ट्राइविंग टू बिकमिंग अ वर्ल्ड पावर। तो जर्मनी उस समय क्या प्रयास कर रहा था, स्ट्राइविंग मतलब प्रयास कर रहा था किसके लिए, वर्ल्ड पावर बनने के लिए। और वहाँ पर क्या हो रही थी, बहुत सारी इंडस्ट्रीज और एंटरप्राइजेस, बहुत सारी इंडस्ट्रियल हब बन रहा था वो एक उस टाइम पे। और तो वेबर ने अपनी इस ब्यूरोक्रेसी की प्रिंसिपल को जन्म दिया उस समय। वेबर नेवर डिफाइंड ब्यूरोक्रेसी, वेबर ने कभी भी ब्यूरोक्रेसी को डिफाइन नहीं किया, ही ओनली डिस्क्राइब एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ऑफ अपॉइंटेड ऑफिशियल। उन्होंने सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के बारे में बात की है जहाँ पे कुछ ऑफिशियल्स अपॉइंटेड होते हैं हमारे, ठीक है। वेबर्स थ्योरी इज बेस्ड ऑन रैशनल लीगल अथॉरिटी। अथॉरिटी जो वर्ड आया है, अथॉरिटी के बारे में मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि वेबर ने कुछ तीन तरह की अथॉरिटी दी थी, जिसमें रैशनल लीगल अथॉरिटी भी है, यानी कि जिसमें आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, उसका एंड क्या होगा, है ना। अगर हम किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें पता है ना कि उसका एंड क्या है, हमें क्या मिलेगा उससे। तो ये प्रॉपर हमारे दिमाग में डिसीजन मेकिंग पहले ही से बना लेते हैं हम। पहले से ही हमारे दिमाग में होता है किसी भी काम करने के लिए, ठीक है। तर्क करने की जब क्षमता होगी तो वहाँ पे रैशनल लीगल अथॉरिटी होगी, ठीक है। तो इनकी जो ये थ्योरी थी वेबर की, ये रैशनल लीगल अथॉरिटी पर डिपेंड थी। और वेबर्स ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी मिरर्स टू की फिनोमेना, दो फिनोमेना के बारे में बात करती है, कौन कौन सी, प्रोफेशनलिज्म और रैशनलाइजेशन। यानी प्रोफेशन यानी कि आप में किसी काम को करने की जैसे एक क्षमता, प्रोफेशन होना चाहिए एक, है ना। और रैशनल रैशनल तरीके से वो काम करना आना चाहिए, इस पे बात करते हैं ब्यूरोक्रेसी की ये थ्योरी। Weber's theory of bureaucracy provides a useful framework for understanding how large organizations are structured and how they operate। तो वेबर की जो ब्यूरोक्रेसी है वो हमें बहुत एक यूजफुल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। यूजफुल फ्रेमवर्क ऐसा प्रोवाइड करती है कि जहाँ पर लार्ज लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, आर स्ट्रक्चर्ड, और दे हाउ दे ऑपरेट, मतलब कि एक स्ट्रक्चर है वो कैसे बनाया जाएगा और किस तरह से वो ऑपरेट करेगा, इसका एक फ्रेमवर्क बताता है हमें वेबर की ये ब्यूरोक्रेसी की थ्योरी। अच्छा, आप फ्रेमवर्क से समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है? फ्रेमवर्क जो मतलब आइडल टाइप के बारे में बात कर रहे हैं, वही आइडल टाइप जो कि उन्होंने दिया था कि आइडल टाइप ऑफ, जैसे हम किसी चीज़ के बारे में हमारे विचार क्या हैं, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स बताए हैं उन्होंने, तो वही एक फ्रेमवर्क है ये, ठीक है। तो वेबर ने कुछ ब्यूरोक्रेसी के कैरेक्टरिस्टिक्स भी दिए हैं, वही जो आइडल टाइप्स हैं। क्या क्या दिए हैं देख लेते हैं हम लोग। स्पेशलाइजेशन एंड एलाबरेट डिवीजन ऑफ लेबर। तो इसमें क्या है कि डिवीजन ऑफ लेबर का स्पेशलाइजेशन, जिसके जिसको मतलब जो स्किल होगी, जिसको जो काम आता होगा उसी को तो वो काम दिया जाएगा, है ना। स्पेशलाइजेशन एंड एलाबरेट या डिवीजन ऑफ लेबर, जिसमें डिवीजन ऑफ लेबर होगा, ब्यूरोक्रेसी में हर किसी के पास अपने अपने काम होंगे। एंड हायरार्की ऑफ पोजीशन, हायरार्की होगी, मतलब कि सबसे टॉप पे कोई होगा, उसके बाद फिर कोई होगा, यानी कि जैसे कि एक स्ट्रक्चर है या एक इंस्टीट्यूशन है जिसमें क्या है कि टॉप पर कोई बैठा हुआ है, एक सीईओ है, फिर उसके बाद एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, फिर उसके बाद मैनेजर, उसके बाद कुछ पीए, कुछ क्लर्क, इस तरह से डिवीजन हो रखा है, हायरार्की है। टेक्निकल कॉम्पिटेंस एज द क्राइटेरियन फॉर रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन, यानी कि उसमें एक रिक्रूटमेंट भी होगा, गवर्नमेंट एग्जाम्स के जैसे हम देते हैं ना, एक रिक्रूटमेंट निकलता है जिसमें कॉम्पिटेंस भी होता है, क्राइटेरिया भी सेट होता है कि इसके पास इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तभी वो एलिजिबल है इस एग्ज़ाम के लिए या इस पेपर के लिए, ठीक है। वहाँ पे टेक्निकल कॉम्पिटेंस भी होगा, कंपटीशन भी रहता है एंड प्रमोशन भी रहता है। इस हायरार्की के साथ साथ इसमें प्रमोशन भी तो रहते हैं कि कुछ सालों बाद कोई जूनियर मैनेजर से सीनियर मैनेजर या जूनियर इंजीनियर से सीनियर इंजीनियर बन रहा हो। और रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिनके बारे में पहले से ही हमें पता होता है और उनके अंदर ही हमें काम करना होता है। इम्पर्सनैलिटी, यानी कि हमारा कोई वहाँ पे सगा नहीं बैठा होगा उस ऑफिस में। अगर मान लीजिए किसी एक ऑफिस या किसी एक स्कूल में कोई एक टीचर है या एक प्रिंसिपल है और उनका एक बेटा भी पढ़ रहा है उस स्कूल में, तो ऐसा नहीं है ना कि उसके लिए अलग से उन्होंने रूल्स या रेगुलेशंस बना रखे होंगे या उसके लिए कुछ अलग ही उनका बायसनेस होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पर इम्पर्सनल रूल्स होते हैं, यहाँ पर कोई किसी से कोई भी पर्सनली यानी कि जो हमारे
पर्सनल फीलिंग्स होंगी वहाँ बाहर नहीं होंगी, उस ऑफिस या उस इंस्टीट्यूशन में। फॉर्मल फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन होता है, बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ होती हैं कोई, क्योंकि एक फ़ाइल इस डेस्क से वही फ़ाइल फिर दूसरी डेस्क से, इस तरह से फॉर्मेलिटीज़ हमें करनी होंगी। और रिटन कम्युनिकेशन होता है क्योंकि हमें जब तक लिखित में हमें जब तक कोई भी सूचना नहीं मिलती है तब तक हम उस लेटर को भी नहीं मानते, और जब तक यहाँ किसी के साइन ना हो, है ना? नीचे उस अथॉरिटी के जिसके पास उसके बारे में उसकी पावर दी गई है, एक लेजिटिमेट पावर जिसको दी गई है, उस अथॉरिटी के जब तक उस लेटर पे साइन नहीं होते हैं तब तक वो रिटन फॉर्म माना भी नहीं जाएगा, चाहे वो कुछ भी हो, रिटन फॉर्म या रिटन लेटर, कुछ भी रिटन कम्युनिकेशंस होते हैं इसमें। तो ये कुछ वेबर ने कैरेक्टरिस्टिक्स दिए थे जो कि ब्यूरोक्रेसी के बारे में थे। और ये चीज़ें हम इनको समझ भी सकते हैं क्योंकि हमने, ऐसा तो है नहीं कि ब्यूरोक्रेसी को देख नहीं रखा है, ब्यूरोक्रेसी हमने समझ रखी है, देख रखी है हर एक जगह जाकर, चाहे फिर वो गवर्नमेंट ऑफिस में जाकर या कहीं किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाकर देखी हैं ये सब चीज़ें, कोई नया तो है नहीं इसमें। ब्यूरोक्रेसी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं, आखिर इसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं, क्या क्या लाभ नहीं है ना? एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है? एडवांटेज क्या है कि एक स्ट्रक्चर होता है, हमेशा एक ऑफिस में या एक किसी भी इंस्टीट्यूशन में, ब्यूरोक्रेसी में क्या है, एक ऑफिस ही ऑफिस मिलेगा हमें एक, और वो एक स्ट्रक्चर में होगा, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड कीपिंग होंगे, फाइल्स होंगी वहाँ पर, सिस्टमेटिक वे में कंप्यूटर में डेटा फीड होगा, डेटा हर एक एम्प्लॉय का, हर एक चीज़ का डेटा होता है सिस्टमेटिक वे में, रैशनैलिटी होती है एंड स्किल बेस्ड रिक्रूटमेंट होते हैं, हर किसी में जिसमें स्किल होगी, हर कोई तो रिक्रूट नहीं हो जाएगा ना वहाँ पर, जिसमें स्किल होगी आपको प्रॉपर एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसके बाद एक इंटरव्यू देना पड़ेगा, तब आप उस ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बन सकते हैं, है ना? स्किल होनी चाहिए आप में, स्पेशलाइजेशन और एक्सपर्टाइज, स्पेशलाइजेशन होती है, हर एक काम का बंटवारा होता है जिसमें स्पेशल क्वालिटी होगी, एक्सपर्ट होगा जो अपने काम का, उसको उसको ही रखा जाएगा। इक्वालिटी इक्वालिटी के बारे में बात करती, इक्वालिटी इसका एक एडवांटेज हो सकता है क्योंकि सबको ही मौका मिलता है, हमें ऐसा तो नहीं है ना किसी एक कोई भाई केवल मंत्री जी के रिश्तेदारों को ही हमें चुनना है, ऐसा तो नहीं होता है ना। इसमें सबको ही मौका मिलेगा, इक्वालिटी होती है, चाहे वो एक लड़की हो, एक लड़का हो, या कोई एक दिव्यांग हो या कुछ भी हो, सबके लिए समान अधिकार। डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं ब्यूरोक्रेसी के? डिसएडवांटेज जो है कि वन वे कम्युनिकेशन है, केवल एक साइड से ही बात होती है, यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि हमारी भी सुनी जा रही हो। जब हम किसी ऑफिस में जाते हैं, मान लीजिए हम एक बैंक में जाते हैं अपना अकाउंट खुलवाने के लिए, तो हमें केवल उनकी ही चीज़ सुननी है, या वहाँ से अगर हमें कोई दिक्कत भी हो रही है तब भी हम अपनी चीज़ें नहीं कह सकते उनसे। वन वे कम्युनिकेशन होता है उसमें, क्योंकि आपकी जो फ़ाइल है वो हर एक डेस्क से दूसरी डेस्क पे जा रही है, उसमें सालों-साल एक प्रोसेस चल रहा है, टाइम बहुत लगेगा, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ पावर। बैंक में जाते हैं, मान लीजिए आप गए किसी सरकारी बैंक में या कहीं प्राइवेट बैंक में भी, तो वहाँ पर बोल दिया जाता है कि अभी लंच टाइम है, या बाद में आना, या अभी मशीन काम नहीं कर रही है, या अभी कुछ भी इस तरह से बहाने बना दिए जाते हैं। लोग क्या होता है फिर रोज चक्कर काट रहे हैं उस ऑफिस के, लोगों का वो डॉक्यूमेंट, वो सर्टिफिकेट बन ही नहीं पा रहा है। इस तरह से क्या हो रहा है, लोग एक्सप्लॉइट करते हैं, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ पावर, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके भी। वेस्टेज ऑफ टाइम, एफर्ट एंड मनी, टाइम की बर्बादी होती है, आपके जो एफर्ट होते हैं वो बर्बाद हो रहे हैं, मनी पैसे की भी बर्बादी हो रही है, आप बार बार जा रहे हैं उस जगह, चक्कर लगा रहे हैं, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, वो काम नहीं हो पा रहा है आपका। लेकिन ब्यूरोक्रेसी में ऐसा होता है ना, एक आपको रजिस्ट्री करानी है लेकिन उसमें आपका पूरा पूरा दिन, पूरे पूरे 2 दिन 3 दिन कुछ भी जा सकते हैं, टाइम डिपेंड करता है उस ऑफिस पर या और उस ऑफिस में काम करने वाले लोगों पर। हिंडर्स करता है इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, आपकी क्रिएटिविटी को हिंडर यानी रुकावट डालता है, आप इनोवेट नहीं कर सकते हैं कुछ भी, आपको जो रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए हैं, जितना काम दिया गया है आपको उतना ही करना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं करना है कि आपने अपना कुछ अलग से ही कर लिया। वहाँ पर आपको इनोवेशन और क्रिएटिविटी दिखाने की कोई भी चांसेस नहीं होते हैं। ऐसा वेबर भी कहते हैं इस चीज़ को, वेबर ने आयरन केज एक वर्ड दिया है, मैंने बताया था शायद एक वीडियो में। आयरन केज क्या है, एक मतलब कि इंसान जो है ट्रैप हो गया है उसमें उस ब्यूरोक्रेसी के अंदर, उस इंस्टीट्यूशन में क्या है, ट्रैप हो चुका है, अब उसके पास अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है,
क्योंकि वहाँ पर आपको सिर्फ रोज़ सुबह आना है, 9 बजे की ड्यूटी आपको करनी है, टाइम पर आना है, उसके बाद 5 बजे तक आपको बैठना है और वहाँ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, आपको वही उन्हीं के अंदर काम करना है, वही रोज़ का काम, सेम चीज़ रोज़ इंसान वही काम करता है। कुछ अलग से क्रिएटिविटी, कुछ अलग से कुछ नया नहीं मिलता है, तो वो क्या है, आपकी इनोवेशन को रुकावट डाल रहा है, क्रिएटिविटी को भी रुकावट डाल रहा है, तो वो उसको इन्होंने जो शब्द दिया था वेबर ने, वो उसका नाम है आयरन केज, यानी कि इंसान जो है उसमें जाल में फंस जाता है। डिले इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग, बहुत ज़्यादा बिजनेस मेकिंग डिसीजन, जैसे समझ सकते हैं कोई भी बाहर फॉरेन कंपनी आती है, उसको अपनी एक कंपनी स्टार्ट करनी है या अपना कुछ एक प्रोजेक्ट वर्क करना है किसी एक शहर में, लेकिन वहाँ पर क्या है कि हमें सरकार से परमिशन ही नहीं मिल पा रही, लैंड की जगह हमें नहीं मिल पा रही है, तो उसमें क्या है वो सालों दर साल हमारे डिले होता जा रहा है वो काम। इनफ्लेक्सिबल होता है, आपको ऐसा नहीं है लचीलापन मिले, रिजिड होता है, बहुत ज़्यादा मेथड्स यहाँ पे, बहुत रूल्स रेगुलेशन बहुत हाई होते हैं। जब तक हाई अथॉरिटी के उस पे साइन नहीं हो जाए, तब तक वो बिल भी पास नहीं हो पाए या कुछ भी वो सर्टिफिकेट या कुछ भी हो सकता है, वो चीज़ आपको मिल भी नहीं सकती है। तो वहाँ बहुत ज़्यादा रिजिडिटी होती है, फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं मेथड्स और रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो इस वीडियो को एक बार अच्छे से देख लेते हैं कि क्या-क्या समझा आज हमने और इसमें क्या-क्या था। तो ब्यूरोक्रेसी के बारे में सबसे पहले हमने ये समझा कि ब्यूरोक्रेसी होती क्या है, एक गवर्नमेंट रन बाय अ डेस्क, और ब्यूरोक्रेसी वर्ड कहाँ से आया, ब्यूरोक्रेसी शब्द को पहली बार किसने कॉइन किया था, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जिसमें मल्टीपल लेयर्स होती हैं, और एक लार्ज इंस्टीट्यूशन जो कि प्राइवेट और पब्लिक कुछ भी हो सकता है, वहाँ को संभालने के लिए भी ब्यूरोक्रेसी उसमें काम करती है। और हिस्टोरिकल एंड एंशिएंट टाइम का और प्रेजेंट टाइम का भी देखा कि पहले के ज़माने में क्या था और अभी मॉडर्न टाइम में क्या है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी क्या है अभी। पर्टिकुलिज्म वर्ड को समझा, पर्टिकुलिज्म होता क्या है, फेवरेटिज्म नेपोटिज्म से रिलेटेड है। और इसमें वेबर ने ब्यूरोक्रेसी के बारे में क्या बात की, उन्होंने जर्मनी में जब इंडस्ट्रियल हब स्टार्ट हो रहा था, बहुत सारी इंडस्ट्रीज लग रही थी वहाँ, जर्मनी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा था, वर्ल्ड पावर बनने वाला था उस समय, उन सभी चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए, उस सबको संभालने के लिए वेबर ने ब्यूरोक्रेसी के बारे में बात की थी, क्योंकि जब तक हमारे पास कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होंगे, तब तक हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी सिस्टम को संभाल ही नहीं सकते हैं, है ना? उसके लिए हर एक सिस्टम या ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे और कुछ प्री रिटेन पहले से डिस्क्राइब हमारे पास कुछ चीज़ें होंगी, तभी हम उन उसको अच्छे से चला सकते हैं, है ना? और उनकी जो थ्योरी थी उसनो उसके बारे में बात की, वो रैशनल लीगल अथॉरिटी पर बेस्ड थी, और उन्होंने प्रोफेशनलिज्म एंड रैशनलाइजेशन के बारे में बात की है। उन्होंने एक यूज़फुल फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया है जो कि एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है ब्यूरोक्रेसी में। कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की, वेबर ने जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिए थे, डिवीजन ऑफ लेबर, हायरार्की, कंपटीशन, क्राइटेरिया, रूल्स एंड रेगुलेशन, इम्पर्सनैलिटी एंड फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन के बारे में बात की हमने, और एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी अच्छी है या बुरी है, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आपको जैसा भी लगता हो, आप अपने ओपिनियन बिल्कुल दे सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने समझा आज। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।